गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग भी जो है अच्छे से तैयारी अपना कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है दोस्तों धीरे धीरे जो है समय आपका एक एक दिन बीतता जा रहा है। तो आप अच्छे ढंग से जो है अपनी तैयारी को करते रहिए और रोज़ से रोज़ जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दोस्तों। आइए देखते हैं सेट नंबर 4 का जो है पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये 1986 में पारित किया गया, 1986 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम ध्यान रखेंगे, कृत्रिम यानी बनावटी पारितंत्र है, तो इसमें हो जाएगा आपको बगीचा। ठीक है, बगीचा। बाकी वन जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है, समुद्र भी प्राकृतिक पारितंत्र और झील भी प्राकृतिक पारितंत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी है। और पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हिमालय के पश्चिम भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये जो है सत्य है, ध्यान रखेंगे। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भागों में अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भागों की चौड़ाई अधिक है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी केवल 1 ही सत्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में, ध्यान रखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछे तो ये हो जाएगी आपको नर्मदा। ऐसे तो ताप्ती भी जो है अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखेंगे, और साबरमती भी जो है अरब सागर में गिरती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है, ध्यान रखेंगे। और ये गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे प्रयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए जो है अम्लीय मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, मानसून निर्वर्तन होता है, मानसून निर्वर्तन होता है। तो ये जो है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक, ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला जो है ये साउथ अमेरिका में पड़ेगा, साउथ अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है, यानी दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो भारत जो है चक्रवात, भारत में चक्रवात बोला जाता है, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बोला जाता है, चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली बोला जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और चीन में जो है इसको टाइफून बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, चक्रवात को चीन में टाइफून बोला जाता है। और अमेरिका में दिया है बागियों, तो अमेरिका वाला जो है ये गलत है, इसमें यहाँ पे साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कर्क या मकर रेखा के बीच पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्य से है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 42 में किया गया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट
प्रश्न है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 42 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 42 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक होता है। तो ये जो है आपको ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन वर्ष 62 वर्ष दिया है तो ये 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है। तो इसलिए जो है ये पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करते हैं, ये प्रसाद पर्यंत पे नहीं बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका वेतन एवं सेवा शर्तें जो है ये संचित निधि, ध्यान रखेंगे, संचित निधि द्वारा जो है दिया जाता है, संचित निधि में से जो है दिया जाता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी जो है गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, ध्यान रखेंगे, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो दल बदल अधिनियम संबंधित जो है 52वें संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है पारित किया गया था। ठीक है, दल बदल जो है कौन सा अनुसूची में है? तो दल बदल ये 10वीं अनुसूची में है, ये भी ध्यान रखेंगे, दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है। और अनुच्छेद 102 अनुच्छेद जो है 102 है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78 में उल्लेख है, यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सूचनाओं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉल के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया जो है प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल, ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के अधिवेशन में कब हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था आपको बनारस के अधिवेशन में, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी जो है ये आपका जो है 1905 बंगाल विभाजन पे जो है ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, और बनारस अधिवेशन 1905
के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव 14 जून 1947 को पारित किया गया। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव 14 जून 1947 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है ये आपको लॉर्ड वेवेल, ध्यान रखेंगे 1946, लॉर्ड वेवेल उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो ध्यान रखेंगे बहावी आंदोलन जो है ये बंगाल और बिहार और संयुक्त प्रांत में हुआ था। तो ये बंगाल और संयुक्त प्रांत में हुआ था, लेकिन असम में नहीं हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा असम में नहीं रहा, असम का क्षेत्र नहीं रहा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं आपको बीएस नौपाल हैं, ध्यान रखेंगे बीएस जो है नौपाल हैं पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर है, मिलान करना है। सूरत की संधि, तो सूरत की संधि हुई थी आपको अब 1775 में, सूरत की संधि 1775 में हुई थी। और पूना की संधि जो है 1817 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में। आप पुरंदर की संधि आपको 1665 में हुई थी। देवगांव की संधि आपको 1803 में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी कौन सा ग्रंथ से मिलती है? तो ये मृच्छकटिकम, ध्यान रखेंगे मृच्छकटिकम से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक खारवेल जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है पल्लव शासक, ध्यान रखेंगे पल्लव शासक द्वारा निर्मित है। दक्षिण भारत में कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्त युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक जो है सेंड्रोकोट्स था। यह बात एरियन ने कहा है, ध्यान रखेंगे यह बात जो है एरियन ने कहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है?
तो ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्यान रखेंगे 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आइरस के द्वारा जो है कंट्रोल होती है। ध्यान रखेंगे आइरस के द्वारा जो है कंट्रोल होती है। ध्यान रखेंगे आइरस आइरस जो है आइरस हमारे नेत्र का रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है। और कॉर्निया ध्यान रखेंगे दान दिया जाता है, आँखों का जो है अंग दान दिया जाता है तो उसमें कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धि जो है वृक्क या किडनी में जाकर छनती है। ठीक है, वृक्क या किडनी में जाकर छनती है। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है, 55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरिजीन होता है। ध्यान रखेंगे फ्लोरिजीन होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरिजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो है परावर्तन एंड अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखेंगे इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण को जो है आसंजक बल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने पर OH माइनस आयन प्राप्त होता है। OH ऋणात्मक आयन प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे OH ऋणात्मक आयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू का रस का pH मान जो है 2.2 होता है। ध्यान रखेंगे नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। नेक्स्ट है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो है किस कारण होता है? तो ये दाब के कारण होता है। ध्यान रखेंगे बादल और वायुमंडल का तैरना जो है ये दाब के कारण होता है। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोफाइटस कहते हैं। छाया में पनपने वाला पौधा को क्या कहते हैं? सियोफाइटस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच है। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है ये की गई थी आपको 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो भारत में मुद्रास्फीति प्रकलन का सबसे प्रचलित माप CPI है। ध्यान रखेंगे भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप CPI है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 5। ठीक है, सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है,
फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1885 में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। मृत घाटी या डेथ वैली अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाले नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में जो है पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत मैंने बता दिया। यहाँ पे आप, ये तो पहला सही है। यहाँ पे जो है नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। बांगर नहीं खादर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है गलत है। और तीसरा जो है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 इसका सही होगा। 1 और 3 सही होगा, यानी डी जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पे है, ध्यान रखेंगे। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। तो ये बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है, सही है। डोबर जल डमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर में है। तो डोबर जल डमरू जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर में है, डोबर जल डमरू, ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर में है। तो ये भी सही है, यानी आपको ये और ये भी सही है, तीनों सही है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर में है। तो ये जो है गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलियो रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलियो रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये सिमलीपाल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी भीतरकणिका हो जाएगा। भीतरकणिका ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। भीतरी कणिका जो है आपका हो जाएगा, भीतरी कणिका के तरफ जो है वहाँ पे ओलियो रिडले कछुआ का स्थल प्रचलित है, भीतरी कणिका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र को जो है पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, अमेजन वर्षा वन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ब्राज़ील में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टांसले जो है प्रस्तावित किया है। एजी टांसले ने प्रस्तावित किया, ध्यान रखेंगे। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पूछा है। तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा है, ताप्ती है और माही नदी है। महानदी जो है ये पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे। महानदी जो है पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। तो 1, 2 और 3 कूट हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी आपको बी जो है सही हो जाएगा। तो ये पश्चिम की तरह यानी अरब सागर में गिरती है नर्मदा, ताप्ती और माही, और महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11th का हो जाएगा आपको डी, इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण है, ध्यान रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है पूछा है। तो दहन ऑक्सीकरण है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, ध्यान रखेंगे। दहन, भोजन का पाचन और श्वसन भी ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है? तो निम्न में कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? सॉरी, अधातु भी है और विद्युत का सुचालक भी है। तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु की हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला जो है समतल एवं उत्तल दर्पण में होता है, ध्यान रखेंगे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण समतल एवं उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः जो है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है आपको नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी रावाकरण भी पृथक्करण की विधियां हैं, निस्यांदन भी है, आसवन भी है और ऊर्ध्वपातवन भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंगों से जो है एस्ट्रोजन भी निकलता है, रिलैक्सिन भी निकलता है और प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्मिलित करना है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है आपको ये हो जाएगा विटामिन ई, यानी जनन क्षमता की कमी, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई, ध्यान रखेंगे। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। नेप्टोक्विनोन यानी विटामिन के, तो ये हो जाएगा आपको विटामिन के, यानी चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने का अधिक रक्तस्राव हो जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन के हो जाएगा नेप्थोक्विनोन। और थायमिन हो जाएगा, थायमिन जो है आपको, थायमिन से क्या होता है? तो आपको थायमिन जो है, थायमिन से आपको हो जाएगा बेरी, ध्यान रखेंगे। थायमिन आपका हो जाएगा
बेरी साइनोकोबालमीन जो है, साइनोकोबालमीन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाएगा, साइनोकोबालमीन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में कूटपाद के द्वारा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखेंगे, ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियां का उपबंध किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 ख में किया गया, भाग 9 का ख में किया गया, ठीक है, भाग 9 का ख में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय जो है 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड देखते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ध्यान है, सही बात है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ये बिल्कुल कथन जो है सही है, यानी इसमें केवल 2 ही सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न कथन में कौन सा कथन सही है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये बिल्कुल सही है, यानी पहला सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया। तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो ये भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों का एक समूहित कर्तव्य है। तो 12 नहीं है, ध्यान रखेंगे, 11 है मौलिक कर्तव्य, 11। तो ये बिल्कुल गलत है, चौथा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको जो है हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 जो है सही है और चौथा गलत है। 12 मौलिक कर्तव्य नहीं, 11 मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखेंगे। और मूल संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 26 नंबर, तो देख लेते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है, 1919 में था। प्रांतों का कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो ये भी सही है, यानी इसका सभी सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था आपको डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जो है डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों का, ये जो है आपको नहीं है। बाकी जो है कुटीर उद्योग का विकास करना, ये राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना, ये भी नीति निर्देशक का सिद्धांत है, लेकिन ये जो है सी नहीं है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो ये जो है शामिल नहीं है पूछा है। तो बाघाट जो है अवध जो है शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सतारा शामिल हो गया था, झांसी भी और बाघाट भी शामिल हो गया था, लेकिन अवध शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे।
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे, शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो है ये किए थे आपको एन.जी. रांगा किए थे। ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एन.जी. रांगा किए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? तो इंडियन मिरर पत्र का संपादक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये 1909 लाहौर अधिवेशन में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है अस्वीकार कर दिया गया था। 1909 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है आपको 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसमें सही नहीं है। बाकी जो सही है देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कांड का जांच के लिए हंटर समिति गठित किया गया था, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। यानी तीनों सही है और इसका डी जो है गलत है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी सर्वप्रथम जो है ये हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो ये हर्ष। ध्यान रखेंगे, शिलादित्य की उपाधि हर्ष ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार जो है किसे माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, कृष्ण और विष्णु का अवतार चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध के सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था आपको बिंदुसार ने भेजा था। ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध की जो है सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था, ये जो है बिंदुसार ने भेजा था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था मोरक्को से। ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तारीख़े मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो तारीख़े मुबारक शाही जो है यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। तारीख़े मुबारक शाही यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वायसराय कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का रहा है। ध्यान रखेंगे। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये गवर्नर जनरल था, वायसराय रहा था लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखेंगे।
एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो निम्न में कौन सा रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी की जाती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी की जाती है। बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय आयात निर्यात बैंकों की स्थापना जो है 1982 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंकों की स्थापना 1982 में की गई थी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तो ये जारी करता है आपको IMF जारी करता है, ध्यान रखेंगे IMF जारी करता है। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए अब जो है यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।